नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। दोस्तों, ये आपका फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 3 होने वाला है आपके हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। एंड इसमें मैं आपके टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 20 में आपके कितने सही बन रहे हैं या फिर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है, हालांकि मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो दोस्तों उसको कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और दोस्तों अभी कर्मशाला कर्मचारी का मैं प्रैक्टिस सेट नहीं ला रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो ले आऊँगा। और अभी मैं आपके हेड रेडियो ऑपरेटर और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए ही प्रैक्टिस सेट डेली ला रहा हूँ। तो डेली दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें आपका दिया गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों, आपका जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला Q बराबर आई इंटू टी। यहाँ पर आई आपका करंट होता है एंड टी आपका टाइम होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपका आवेश होता क्या है, तो दोस्तों आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, एक होता है आपका ऋणावेश, ठीक है दोस्तों। और इन्हें इनका जो नाम है ना, मतलब आवेश नाम जो है, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि आवेश नाम फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है दोस्तों, जो कि अमेरिका के निवासी थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, इसमें दिया गया है कि यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी के बीच का आपको कोण बताना है। दोस्तों, इसमें आपको पता होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है आपका ए बी साइन थीटा, ठीक है दोस्तों, ए बी साइन थीटा। तो दोस्तों ये इसके बराबर दिया गया है आपका ए बी। तो दोस्तों आपका ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बचेगा। और दोस्तों आपको पता होगा कि साइन थीटा की किस थीटा पे वैल्यू आपकी 1 होती है, तो दोस्तों साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है, यानी कि पाई/2। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलते हैं फिर 43 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपका दिया गया है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, जब भी किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। और यदि आपके कोई भी वस्तु है, मान लो उसका द्रव्यमान m है, ठीक है दोस्तों, और उसका अगर वेग b है, मतलब b वेग से वो गति कर रही है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर आपका हो जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका पूछा क्या गया था, मतलब स्थिति ऊर्जा आपकी किस में चेंज हो जाएगी, तो दोस्तों वो आपकी गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मतलब आपकी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होता है आपकी यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। इसको कुल यांत्रिक ऊर्जा भी बोल देते हैं। मतलब यांत्रिक ऊर्जा में आपकी गतिज ऊर्जा भी शामिल होती है और स्थितिज ऊर्जा भी शामिल होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 44 नंबर क्वेश्चन पर। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में क्या होता है, यानी कि स्प्रिंग में किस तरह की ऊर्जा होती है वो आपको बतानी है। दोस्तों, कोई भी स्प्रिंग होगी, अगर उसको आप कंप्रेस करेंगे तो सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा उसमें होती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अधिक मात्रा में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। तो दोस्तों इसमें स्प्रिंग में आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब जो आपकी कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगी उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों, क्योंकि आपने डेयरी में देखा होगा कि जो कंप्रेसर होते हैं उनमें वो बहुत तेज़ी से घूमते हैं, ठीक है दोस्तों। तो तेज़ी से घूमने के कारण क्या होता है, उसमें आपका अपकेंद्री बल लगता है वहाँ पर। तो दोस्तों जब क्रीम होती है वो आपकी साइड में जमा हो जाती है, इस वजह से वहाँ पर अपकेंद्री बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। केपलर सेकंड का द्वितीय नियम किसका परिणाम है। तो दोस्तों आपको केपलर के बारे में बताना है। दोस्तों केपलर का द्वितीय नियम पहले हम देख लेते हैं कि आपके आखिर है क्या। दोस्तों वो आपके सूर्य के, जो आपका सूर्य होता है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली, मान लो ये आपका सूर्य है, सूर्य, और ये आपका मान लो पृथ्वी ग्रह है,
ठीक है दोस्तों। और ये आपकी मिलाने वाली समान रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो दोस्तों ये क्षेत्रफल के बारे में आपको बताता है। और यह नियम इस प्रेक्षण से प्रकट होता है कि ये ग्रह उस समय धीमी गति से चलते प्रतीत होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ये कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है दोस्तों, ये आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। किसी उपग्रह का कक्षा में परिक्रमण काल क्या होता है? दोस्तों ये आपका डायरेक्टली फार्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर परीक्षा में इसको निकालने बैठ जाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों आपके पास फिजिक्स और रीजनिंग भी है, वो सॉरी मैथ और रीजनिंग भी है, जिसमें आप टाइम आपका कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। तो फिजिक्स में आप ज़्यादातर आप अपने फार्मूलों को मतलब लर्न कर लीजिए, और थोड़ा बहुत वहाँ पर ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा कि मतलब ऑप्शन देख कर आप बता सकते हैं कौन सा फार्मूला सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों ये तो मैंने याद कर रखा है कि आपका 47 का जो आपका आवर्तकाल होता है, परिक्रमण काल, वो होता है √4π² ठीक है दोस्तों। मतलब कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप पेपर में आप बिल्कुल सिंपल तरीके से जाएंगे और फार्मूले को ड्राइव करने लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा वहाँ पर। और ये कंपटीशन का क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब एक एक सेकेंड की कीमत होती है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों आपको रेजिस्टेंस की एसआई इकाई बतानी है। तो दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई आपकी ओम होती है। ठीक है दोस्तों। ओम में प्रतिरोध को नापा जाता है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 49 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आपका 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक तो आपको कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एंड आपका त्वरण जो दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, से गति कर रही है, इस पर लगने वाला कुल बल है। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा, F=ma, जहाँ पर m आपका द्रव्यमान है और a आपका त्वरण है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बल पूछा गया है, तो m का मान 2 रखेंगे और a की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 8 न्यूटन आपका आ जाएगा बल। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। वान डेर वाल समीकरण में नीतांक ए की विमा आपको पूछी गई है। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा कि A/B² P। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर ए की विमा निकालने के लिए क्या करेंगे, P/B² कर देंगे। ठीक है। यहाँ से आपकी ए की विमा निकल जाएगी। तो दोस्तों ए की जो विमा आती है वो निकालने पर वो दोस्तों आपकी ML5T-2 आएगी। ठीक है दोस्तों। ये आप याद रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। अगर आपको मतलब ये को बीमा निकालने वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो दोस्तों कमेंट कर देना, वो मैं आपको 2 से 3 मिनट की वीडियो बना दूंगा। वो बहुत ही ईजी होती है कॉन्सेप्ट, उसको मैं 2 से 3 मिनट में आपको समझा दूंगा उसका अलग से वीडियो बनाकर। तो दोस्तों वो कमेंट कर देना, मैं उस पर मैं विचार करूँगा। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 100 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बल बताना है, कितना बल लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही आपका फार्मूला लगेगा, F=ma। ठीक है दोस्तों, F=ma। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ गिवन है। दोस्तों यहाँ पर आपका समय दिया गया है और प्रारंभिक वेग दिया गया है एंड अंतिम वेग दिया गया है। तो दोस्तों जब भी आपके वेग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर त्वरण जरूर होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी एम का मान तो 100 किलोग्राम दिया ही गया है और त्वरण अब हम निकाल लेते हैं। तो आपका जो एक्सीलरेशन आएगा A= जो आपका अंतिम वेग होगा उसमें से जो आपका अंतिम वेग होगा उसमें से आपका जो प्रथम वेग मतलब जो पहले वाला वेग होगा वो माइनस करके टी का भाग दे देंगे, यानी टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों 15 - 5 यानी कि 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण आ जाएगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण आ गया। और 100 किलोग्राम की वस्तु थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अब F=100 × 2 यानी कि 200 न्यूटन आपका बल लगेगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको मतलब यूनिट में भी कंफ्यूज किया गया है। एक तो यहाँ पर ये पास्कल की यूनिट यानी कि यहाँ पर प्रेशर तो आपसे पूछा नहीं गया, ना ही आपसे कार्य पूछा गया और ना ही आपसे द्रव्यमान पूछा गया। यहाँ पर आपको बल पूछा गया, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। दोस्तों इस तरह की यूनिट पर भी आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A क्या है। दोस्तों मान लो कोई विलयन है आपका। दोस्तों
इसमें कोई विलयन है जिसमें कि आपकी धातु ए थी पहले से मौजूद, और दोस्तों उसमें अगर धातु बी अगर आप डाल दें, धातु ए पहले थी और धातु बी आपने डाल दी, तो दोस्तों जो आपकी धातु बी को प्रतिस्थापित कर देगी। ठीक है दोस्तों, तो ए को बताना है ए किस तरह की आपकी धातु होगी। तो दोस्तों धातु ए धातु बी को अगर प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए जो होगी धातु बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए की जो क्रियाशीलता होगी वो ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इसमें अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसने बी को प्रतिस्थापित कर दिया है इस वजह से। अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको आखिर बोलते क्या है। दोस्तों आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप नंबर्स को रख के देखेंगे तो आपके मेथेन आएगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह के आपके बनेंगे। तो दोस्तों ये आपके जो बनते हैं उनको हम एल्केन भी बोलते हैं, यानी कि CnH2n+2 इनको एल्केन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों खाली स्थान यौगिक में एक वलय रूपी कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। दोस्तों आपको बताना है, मतलब आपकी जो वलय होती है वो दोस्तों आपने अच्छे से जब बेंजीन को पढ़ा होगा ना, तो ये आपकी वलय बोलते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें आपका C6H6 इसका फार्मूला होता है बेंजीन का। दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेंजीन। अब चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो दोस्तों आपकी जो टेफ्लॉन जो होती है आपकी, जिसको बहुलक बोलते हैं, पॉलीमर। दोस्तों ये आपका क्या होता है कि आपका मतलब बर्तन में कोई भी खाना वगैरह चिपकता नहीं है, तो इसमें जो टेफ्लॉन की एक परत लगा देते हैं। मान लो ये कोई बर्तन है तो इसके ऊपर टेफ्लॉन की परत लगा दी जाती है, जिससे इसमें खाना वगैरह आपका चिपकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। दोस्तों आपको कार्य बताना है, कार्य आपका क्या होता है, हाफ mv² हो जाएगा, यानी कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी उसके बराबर आपका कार्य हो जाएगा। चलो इसको आप समझ लेते हैं अच्छे से। तो दोस्तों इसमें आपका द्रव्यमान दिया गया है एक तो, यानी कि 4 किलोग्राम, m=4, एंड आपका जो वेग है दोस्तों, अब इसका वेग पहले क्या था कि 5 मीटर पर सेकंड आपका वेग था पहले, एंड बाद में आपका 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो दोस्तों वेग आपका 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये वेग परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, मतलब अब हम यहाँ से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो वही दोस्तों आपके किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपकी काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv²। तो m आपका 4 दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv² - v1² आपका आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हाफ m की वैल्यू आपकी 4 दी गई है, 4 किलोग्राम की वस्तु है, और जो आपकी अंतिम वेग है वो आपका 10 है, एंड प्रारंभिक वेग आपका 5 है। तो दोस्तों यहाँ पर 100 का वर्ग 50 मतलब 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, एंड यहाँ से 25 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 75 बचेगा, 75, और यहाँ पर आपका 2 बचेगा। तो दोस्तों 150 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 150 जूल। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, जब भी 2 वेग आपको दिए जाएँ तो अंतिम वेग में से v² - v1² आपको करना है, और आपको काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला लगा देना है, जो कि आपके किए गए कार्य के बराबर होगा। अब चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। 10 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दोस्तों शक्ति होती है आपकी P = mgh, यानी कि उसने जो आपकी अपनी स्थितिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन किया होगा वो दोस्तों mgh हो जाएगी, और कितने सेकंड में किया है वो दोस्तों आपकी पावर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला होता है P = mgh/T। चलिए अब इसको पुट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं, यानी कि ये एक सीढ़ी है जिसमें कि आप अपनी 40 सीढ़ियाँ हैं, और कोई लड़का चढ़ता है इसको। तो दोस्तों अब प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो दोस्तों आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों कुल ऊंचाई आपकी ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, यानी कि 15 × 40, क्योंकि 40 सीढ़ियाँ हैं तो 15 × 40 आपकी 600 आएगी, यानी कि और जो 600 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें जो फार्मूला में रहता है वो आप हमें मीटर में ही चेंज करना रहता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आपके MKS पद्धति में ही सारी यूनिट होती हैं। इस वजह से अगर हम 600 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो आपका 6 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों आपकी हाइट होगी आपकी 6 मीटर। अब हम यहाँ पर जब पुट करेंगे फार्मूला में P = mgh/t, तो m आपका 50 है एंड g आपका 10 दिया गया है क्वेश्चन में ही, और आपकी हाइट जो होगी 6 होगी, और जो जितना समय यहाँ पर दिया गया है ये देखो 10 सेकेंड, तो यहाँ पर 10 सेकेंड हम रख देंगे। तो दोस्तों आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 छक्के 30 हो जाएगा, यानी कि आपकी 300 वाट जो होगी वो शक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 58 नंबर पर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने पास्कल होते हैं दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें जो आपकी पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय की सभी परतों पर पड़ने वाला दबाव वायुमंडलीय दबाव कहलाता है। और दोस्तों एक पास्कल में अगर हम प्रेशर की बात करें तो दोस्तों 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये आपका एक वायुमंडलीय दबाव के बराबर होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय दबाव। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। दोस्तों आपको पता होगा न्यूटन का पहला नियम जो है वो है आपका जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, और दूसरा नियम है आपका जो आपको बल को परिभाषित करता है, और आपका तीसरा नियम है वो आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो दोस्तों यहाँ से आप मतलब ऑप्शन देख के कुछ पुट कर सकते हैं, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किस पर लागू होता है। दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा वो आपका देखो क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में ही दिया गया है। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी कि जो नेट बल होता है वो शून्य ही रहता है। मतलब अगर कोई बल आप इधर से लगा रहे हैं तो दूसरी चीज़ इधर से भी आपके लिए बल लगा रही होगी। तो दोस्तों इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। अब चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसमें आपको राइट जो भी कथन हो उसको बताना है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। दोस्तों पानी को आपको पता होगा कि H2O बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। दोस्तों पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी एक मूल तत्व है। दोस्तों मूल तत्व तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गई, तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। और पानी ऑक्सीजन और चलिए इसको हम बाद में देखते हैं। पानी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी नाइट्रोजन नहीं है, इस वजह से ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिश्रण है। दोस्तों ये मिश्रण नहीं है, क्योंकि दोस्तों मिश्रण में क्या होता है कि आपकी जो पदार्थ जो तत्वों की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है, लेकिन पानी में क्या है कि आपके 2 हाइड्रोजन के तत्व हैं और एक ऑक्सीजन का तत्व है, तो इसमें आपका निश्चित है, इस वजह से ये आपका यौगिक बन जाता है। यानी कि इसमें आपको अनुपात भी पता, मतलब जिस चीज़ में आप अनुपात बता सकेंगे तत्वों का उसको यौगिक बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। और दोस्तों आपके इन 20 क्वेश्चन में कितने सही हुए वो दोस्तों कमेंट करके बताना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें भी उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएंगे। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपके हेड रेडियो ऑपरेटर एंड असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको पूछ लेना, और हमारे टेलीग्राम चैनल वैकेंसी लवर ऑफिशियल पर भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं इसकी PDF दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी लवर ऑफिशियल के नाम से अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो आपको कल मिलेगी।